नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम देखेंगे हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण। तो जैसा कि हम जानते हैं हिंदी वर्णमाला में कुल 52 ठीक है 52 ध्वनियाँ मानी गई हैं, जिसमें से 11 स्वर हैं। ठीक है, कौन कौन से 11 स्वर हैं? अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये 11 स्वर हैं। व्यंजनों की बात करें तो व्यंजन कितने हैं? 33 व्यंजन हैं। 33 व्यंजन में कौन कौन से हैं? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इसमें 5-5 वर्ण आते हैं। ठीक है, और इसके अलावा य, र, ल, व, ह, ठीक है, य, र, ल, व, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह, ये हो जाते हैं 33 व्यंजन। और उसके अलावा संयुक्त व्यंजन 4 हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्र। ठीक है, आयोगवाह 2 है। ठीक, अन और अह को आयोगवाह माना गया है। अन्न अनुस्वार कहलाता है और अह जो है विसर्ग कहलाता है। वहीं द्विगुण व्यंजन कौन कौन से हैं? ड और ड़ और ढ। ठीक है, ये द्विगुण व्यंजन है। जब हम ड और ढ के नीचे बिंदी लगाते हैं तो ये द्विगुण व्यंजन हो जाता है। ठीक है, तो ये पूरे स्वर हैं। अब ये पूरे हमारे हिंदी वर्णमाला के स्वर और व्यंजन सहित कुल 52 अक्षर हैं। ठीक है, 52 वर्ण हैं। ठीक, अब इसको हमको किस तरह से बांटा गया है इसको, तो हम देखेंगे उच्चारण के आधार पर। पहले इसको कैसे बांटा गया है देखते हैं। तो व्यंजनों को उच्चारण के आधार पर किस तरह से बांटा गया है, तो जो क वर्ग है वो कंठ से उच्चारित होता है। ठीक है, क, ख, ग, घ, अंग, ठीक, ये कंठ ध्वनियाँ कहलाती हैं। जो च वर्ग है वो तालु से उच्चारण होता है, तालव्य ध्वनियाँ कहलाता है। च, छ, ज, झ, ञ और इसमें तालव्य श भी। ठीक है, उसके बाद जो ट वर्ग है, ट, ठ, ड, ढ, ड़, ठीक है, और श, ठीक है, ये मूर्धा से, तो इसमें मूर्धन्य श है और ट वर्ग की 5 ध्वनियाँ हैं, ये मूर्धन्य कहलाते हैं। उसके बाद त, थ, द, ध, ठीक है, न भी इसमें ले सकते हैं, और स, त, थ, द, ध, न, श, ये दंत हैं। ठीक, इसके अलावा न, श, र, ल, इसको दंत मूल से उच्चारण किया जाता है, तो ये वर्ष से ध्वनियाँ कहलाती हैं। इसके अलावा जो प वर्ग है, प, फ, ब, भ, म, ये होठ से उच्चारण किए जाते हैं। दोनों होठ मिलते हैं तो इन्हें ओष्ठ ध्वनियाँ कहते हैं। और व और फ, इसको आप उच्चारण करके देखेंगे तो होठ और दांत दोनों की सहायता से बोले जाते हैं, निचले होठ और ऊपर के दांतों की सहायता से, तो ये दंतोष्ठ्य ध्वनियाँ हैं, व और फ। ठीक है, क को काकल्य भी कहते हैं। ठीक है, क जो है, क अक्षर जो है वो व्यंजन जो है वो काकल्य भी कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं प्रयत्न के आधार पर किस तरह से बांटा गया है। तो प्रयत्न के आधार पर जो है व्यंजनों को अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न के आधार पर विभाजित किया गया है। अभ्यंतर प्रयत्न में बात करें तो स्पर्शी व्यंजन आते हैं। स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से हैं? जो 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क, च, ट, त, प, इसमें 5-5 जो है वर्ण आते हैं, और यानी कि टोटल 25 वर्ण जो हैं स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, क, ख, ग, अंग, ठीक है, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, ये स्पर्श व्यंजन है। इसमें च वर्ग को हम स्पर्श संघर्षी भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखें कि अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं। य, र, ल, व, इन चारों को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। वहीं तीनों जो श है, तालव्य श, मूर्धन्य स, दंत स और ह, इसको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक, फिर य और व को अर्धस्वर के अंतर्गत रखा गया है, यानी ये स्वर का भी काम करते हैं, अर्धस्वर कहलाते हैं। और ल जो है पार्श्विक व्यंजन माना गया है, और र जो है लुंठित या प्रकम्पित र कहलाता है, व्यंजन कहलाता है। और जो 5 वर्ग हैं, क, च, ट, त, प, इनका जो अंतिम अक्षर होते हैं पाँचों के, यानी कि अंग, ञ, ड़, न, म, ये अनुनासिक कहलाते हैं। ठीक है, अब बाह्य प्रयत्न के आधार पर इन्हें घोष या अघोष के रूप में कैसे बांटा गया है। तो प्रत्येक वर्ग का जो पहला और दूसरा अक्षर होता है वो जो है अघोष कहलाता है। ध्यान देंगे, अघोष, पहला और दूसरा। जैसे क वर्ग को ले ले तो क और ख अघोष है। ठीक है, अघोष है क और ख। और तीसरा, चौथा, पांचवा जो वर्ण है प्रत्येक वर्ग का वो घोष है। ग, घ, अंग, ये घोष है। ठीक है, तो पहला और दूसरा
प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है और तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण घोष होता है। वहीं महाप्राण और अल्प प्राण की बात करें तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है और प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। ठीक है, ये जो है हमारे व्यंजनों का वर्गीकरण है। अब स्वरों का वर्गीकरण देखें तो स्वरों को उच्चारण के आधार पे, मात्रा के आधार पर, मुख विवर की स्थिति के आधार पर और ओष्ठ की स्थिति के आधार पर विभाजित किया गया है। तो अगर हम बात करें उच्चारण के आधार पर तो इसमें जो है हमारे जो स्वर हैं वो जैसे अ, आ, ये कंठ से बोले जाते हैं। ई, छोटी बड़ी, ई तालब यानी तालू से बोले जाते हैं। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये दोनों ओठ से बोले जाते हैं यानी ओष्ठ्य हैं। ऐ इसके उच्चारण में कंठ और तालु दोनों की सहायता लगती है तो ये कंठ तालव्य है। और ओ, औ इसके उच्चारण में कंठ और ओष्ठ दोनों की सहायता लगती है तो ओ और औ कंठोष्ठ है। इसके बाद देखिए मात्रा के आधार पर ह्रस्व दीर्घ में बांटा गया है और प्लुत भी है। तो ह्रस्व और दीर्घ तो जो अ है, ठीक, और छोटी ई है और छोटा ऊ है, ठीक, और री भी। तो अ, ई, उ और री ये चारों जो हैं ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। और दीर्घ स्वर में आ, बड़ी, बड़ाऊ, ऐ, ओ, औ, ठीक है, ये दीर्घ स्वर हैं। और एक प्लुत में ओम को रखा जाता है। ठीक है, अब जिह्वा की स्थिति के आधार पर तो उच्चारण करते समय जिह्वा की जो स्थिति होती है उसके आधार पर स्वरों को अग्र, मध्य और पश्चिम में बांटा गया है। तो जो अ है, ठीक, अ की स्थिति क्या होती है? मध्य। अ का उच्चारण मध्य से होता है। ठीक है, जो आ है, आ, ठीक, आ के अलावा ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ठीक है, आ, ऊ, औ, ये पश्च जिह्वा की स्थिति पीछे होती है तो पश्च स्वर कहलाते हैं। वहीं पर ई और ऐ ये अग्र स्वर कहलाते हैं। ठीक, तो अ मध्य है और आ, इसके अलावा आ, ऊ, ये आ, ऊ, ओ, औ ये पश्च स्वर हैं। ठीक, और ई, ऐ ये अग्र स्वर हैं। ठीक, अब मुख विवर की स्थिति के आधार पर देखें मुख कितना खुलता है और कितना बंद होता है। इस आधार पर देखें तो अ को अर्धविवृत कहा गया है। इसमें मुख इसके उच्चारण में थोड़ा सा खुला, थोड़ा सा बंद रहता है। आ को विवृत कहा गया है। ठीक, और ई को अर्धविवृत कहते हैं। इसको भी, इसमें मुख थोड़ा सा खुलता है, थोड़ा बंद। अर्धसंवृत कहते हैं ई को। अब बड़ी ई को संवृत, ठीक, ऊ को अर्धसंवृत, बड़ा ऊ को संवृत, ठीक, ऐ को अर्धविवृत और ए को अर्धविवृत और ऐ को विवृत, ओ को अर्धविवृत और औ को विवृत कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार ओष्ठ की आकार कैसा बनता है? ठीक है, गोलाई के आधार पर। तो अ के उच्चारण में ओष्ठ का आकार उदासीन रहता है यानी कोई आकार नहीं बनता है। आ के उच्चारण में अवृतमुखी होता है यानी गोल नहीं बनता है। ओष्ठ का आकार अवृतमुखी रहता है आ के उच्चारण में। ई के उच्चारण में भी अवृतमुखी और बड़ी ई के उच्चारण में भी, यानी आ, ई आवृतमुखी। ठीक है, वहीं ऊ और ऊ दोनों के उच्चारण में ओष्ठ की जो स्थिति है वो गोलाकार रहती है तो ऊ वृत्तमुखी है। ठीक, और ओ और औ भी वृत्तमुखी है। अब वहीं हम देखें तो ए और ऐ भी अवृत्तमुखी है। ठीक है, तो यानी कि अ उदासीन है और आ, ई, ऐ इसमें अवृत्तमुखी है ओष्ठ का आकार, और वहीं ऊ, ओ, औ में यहाँ पर वृत्तमुखी है ओष्ठ का आधार। तो इस तरह से इसमें बताया गया आपको। ठीक, यहाँ पे ये भी जान लीजिए कि सभी स्वर जो है घोष होते हैं। ठीक है, सभी स्वर घोष भी होते हैं और सभी स्वर अल्प प्राण भी होते हैं। जैसे हमने व्यंजनों में देखा कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा घोष वर्ण होता है। ठीक, और पहला और दूसरा अघोष होता है। तो स्वर क्या होते हैं? स्वर सभी के सभी घोष होते हैं। जैसे हमने महाप्राण में देखा कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा महाप्राण होता है और प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण होता है। तो स्वरों में देखते हैं तो सभी स्वर अल्प प्राण ही होते हैं।
ठीक है, तो इस प्रकार हमने पूरे ध्वनियों का वर्गीकरण देखा। ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उम्मीद करते हैं कि यह आपके लिए उपयोगी होगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्यों को पढ़ने के लिए चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।